नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हर अर्ली मॉर्निंग जो है वो सुबह 7 बजे आपकी फेवरेट टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो आपके पास में आ जाती है और उसमें से जो है वो हम सबसे पहले लेते हैं हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, टाइम का यूटिलाइजेशन जिस तरीके से हमारे पास में इस टीएनसी बुलेट सीरीज से हो रहा है वो आपके कमेंट के द्वारा मुझे पता चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम पहले 7 बजे नहीं उठते थे, सिर्फ इसी बुलेट सीरीज की वजह से हम 7 बजे जो है वो उठने लगे। सर्दियों में 7 बजे उठना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं उस तरीके से आप भी जो हो उस मेहनत पे जो है वो खरे उतर रहे हो। और साथ ही आपके लिए जो है ब्लेसिंग्स है कि अगर इस तरीके से अगर आपकी कंटिन्यूअस मेहनत रहेगी तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज में टॉपिक है ब्लड प्रेशर। कहने को तो बहुत इजी है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो टॉपिक हो सकता है या ब्लड प्रेशर भी जो है वो क्लास हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और अब तक आपने जो ब्लड प्रेशर पढ़ा, आपका फेवरेट इजी टॉपिक जो ब्लड प्रेशर पढ़ा, फिर आज हमारी क्लास होने के बाद में जो आप ब्लड प्रेशर के बारे में जानोगे उसमें दिन रात का अंतर आएगा और आपको कमेंट होने पे जो है वो मजबूर होना पड़ जाएगा कि जो हमने ब्लड प्रेशर पहले पढ़ा था और जो आज की क्लास में हमने, कहने को छोटी क्लास है, उसमें हमने पढ़ा तो कितना जो है वो डिफरेंशिएट आया है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता क्या है, देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, प्री लोड आफ्टर लोड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज में लिया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताओगे, क्योंकि वो मैंने आपको कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। हालांकि सबको पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है। देन उसके बाद है दोस्तों कि इसके अंदर जो पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है आजकल जैसे मोबाइल का नया वर्जन नहीं आ रहा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स प्रो, ये सब चीजें, तो इस तरीके से 16 प्रो, तो जैसे हमारे पास में जो है वो आगे आगे चीज डेवलप हो रही है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है वो डेवलप होते हैं। प्रो मैक्स टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल पूछा जाता है कि कफ को अगर टाइट बांध दिया तो क्या होगा, कफ को अगर लूज बांध दिया तो क्या होगा, कफ अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा। एडल्ट वाले से जो है वो बीपी से जो है उन्हें पीडियाट्रिक का बीपी ले लिया, या पीडियाट्रिक कफ वाले से जो है वो एडल्ट वाले का ले लिया, तो क्या डिफरेंशिएट आएगा। अब यहां पे आते जो है वो हिल जाता है, बच्चे का दिमाग हिल जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर हमें मान लीजिए बीपी यहां से ले रहे हैं, अगर हमने जो है बीपी हमारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्पेनोमैनोमीटर, उसको ऊपर ले लिया तो क्या होगा, अगर नीचे ले लिया तो क्या होगा। तो ये बहुत सारे टर्म्स है और जो बच्चों को नहीं आती है, और अगर थोड़ी बहुत याद भी कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे भूल जाओगे। कब तक याद करोगे, कब तक रटोगे। तो उसको समझना जरूरी है कि रीडिंग गलत आएगी तो हाई आएगी या लो आएगी, ये सारी चीजें आज कंसेप्ट में जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास में ब्लड प्रेशर पे। दोस्तों, इसे नाम से पता था, ब्लड और प्रेशर दो टर्म्स यहां पे काम में आ रही है। ब्लड का जो है प्रेशर है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर। अब वो ब्लड का प्रेशर जो है वो कैसे हम मेजर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि यहाँ पे आपको जो है वो दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दोगे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम। इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो है मैकेनिज्म क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रेक्शन करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, हार्ट की जो है वो ये 4 चेंबर है और 4 चेंबर में ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों अरोटा है। क्लियर। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ब्लड जो है वो कहां जाएगा दोस्तों, अरोटा के अंदर जाएगा। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, ठीक है, सिस्टोल किया, तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, जिस फोर्स से ब्लड को बाहर फेंक रहा है, एक तो वो प्रेशर हो गया जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद ब्लड चला गया, उसके बाद वापस से जो है वो रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा तो उसके बाद रिलैक्स के टाइम पे, डायस्टोल के टाइम पे यहां पे जो है वो कितना प्रेशर है। भाई ब्लड ऐसा थोड़ी है कि पूरी अरोटा खाली हो जाएगी, कुछ ब्लड उसके अंदर रहता है, तो उसके अंदर वो कितना प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कितना प्रेशर है और रिलैक्सेशन के टाइम पे कितना प्रेशर है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर। सीधे शब्दों में बात करें कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर। क्लियर है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, किस प्रेशर से ब्लड को जो है वो बाहर फेंका जाता है, उसके बाद उसके अंदर किस तरीके से ब्लड के अंदर जो है प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सक्रीटेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो है उसके द्वारा जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है किसके अगेंस्ट, जो ब्लड वेसल्स है उसके अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर। इट इज ए वाइटल साइन। ब्लड प्रेशर जो है वाइटल साइन है। कौन कौन से और वाइटल साइंस है, पल्स वाइटल साइन है, ब्लड प्रेशर वाइटल साइन है, टेम्परेचर वाइटल साइन है। आजकल तो जो है वो पेन को भी जो है वाइटल साइन के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ वाइटल साइन है जिसमें ब्लड जो है हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देन उसके बाद आता है दोस्तों कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो अभी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन करके बताया था, दो ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है दोस्तों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे किसी का बीपी चेक करके हो, तो जैसे बीपी हो गया हमारे पास में, नॉर्मल की बात करें 120/80 mmHg, तो जो 120 है वो क्या है दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी कि किस प्रेशर से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है वो ब्लड को बाहर फेंका और प्रेशर जो है वो आर्टरीज पे लगाया, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो गया तो आर्टरीज ने जो है वो कितना प्रेशर लगाया, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो ऊपर वाला है ये 120 है, ये तो हमारे पास में कौन सा है दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये नीचे वाला है ये कौन सा होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये बहुत इजी चीज है, ये आपने बहुत बार जो है वो पढ़ रखे होगी, इसलिए इतना डिटेल्स हम नहीं जान पाएंगे। द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरीज पे जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हार्ट को पंप करने के लिए या ब्लड को पंप करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है दोस्तों, 90 to 120 mmHg। उसके बाद आता है डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन हार्ट इज रिलैक्स। हार्ट जब रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोल के टाइम पे जो है वो कितना प्रेशर होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो होता है दोस्तों 60 to 80 mmHg। ये होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है, क्योंकि आगे बहुत बार सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की एग्जाम्पल आएंगे। उसके बाद आता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो है रेगुलेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है दोस्तों, कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट के अंदर, याद रखना दोस्तों, कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट के अंदर जो है वो हार्ट कितना ब्लड बाहर फेंक देता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। यानी कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो कितना ब्लड फेंकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और हार्ट रेट क्या होगी, 1 मिनट के अंदर कितनी बार फेंकता है, दोनों को मिला के क्या हो गया दोस्तों कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया पिच का, तो जैसे प्रेशर किया तो एक बार में कितना ब्लड फेंका उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये होती है बेसिकली 70 ml नॉर्मल होती है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया बाहर कितना फेंका वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट आपको होता है 1 मिनट के अंदर कितनी बार हार्ट पंप करता है उसको बोलते हैं हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में कितना फेंका और 1 मिनट के अंदर कितना फेंका, टोटल मिला के जो है वो हो जाता है हमारे पास में कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास में मेंटेन करता है या कहते हैं इन्फ्लुएंस करता है किसको, ब्लड प्रेशर को। हाई कार्डियक आउटपुट होगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होगा, लो कार्डियक आउटपुट होगा तो बीपी जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर है। द अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप पर मिनट, 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड जो हो बाहर फेंकता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्यूम। ठीक है, हाई आउटपुट इंक्रीज हाई बीपी, लो कार्डियक आउटपुट का लो बीपी होगा। देन उसके बाद पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ये ल्यूमन है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स अगर ये ब्लड वेसल्स हार्ड होगी या नैरो होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, ज्यादा प्रेशर से जो है वो ब्लड को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो अगर नैरो होगी तो हायर बीपी होगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से जो है वो प्रेशर लगाना पड़ रहा है ब्लड को फेंकने के लिए। और अगर ये रिलैक्स होगी, ये इस तरीके से होगी तो आसानी से जो है ब्लड को बाहर फेंक देते हैं। तो हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज बीपी, लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज बीपी। हर एक चीज की टर्म्स को पढ़ो अच्छे तरीके से, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। हर चीज को कंसेप्ट क्लियर करके जो है वो पढ़ो। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, ब्लड वेसल्स नैरो होगी तो हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा तो हायर बीपी होगा। ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो बीपी जो है वो डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इन द ब्लड वेसल्स प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय ब्लड वेसल्स डायमीटर, नैरो ब्लड वेसल्स इंक्रीज बीपी। नेक्स्ट आ गया ब्लड वॉल्यूम। ये आपको पता ही है, ब्लड वॉल्यूम यहां पे आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो बीपी ज्यादा होगा, आपको पता है ज्यादा वॉल्यूम होगा तो ज्यादा बीपी होगा।
और ब्लड वॉल्यूम कम है तो बीपी जो है वो कम होगा, सिंपल। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन, ग्रेटर वॉल्यूम इंक्रीज बीपी, लो वॉल्यूम डिक्रीज बीपी, क्लियर। नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है? हार्मोनल कंट्रोल यानी कि कुछ जो है वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बीपी को मेंटेन करते हैं, जैसे एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन, वैसोप्रेसिन। ये क्या करते हैं, जब ज्यादा होगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होता है, जब ये कम सिक्रेशंस होते हैं तो बीपी जो है वो डिक्रीज होते हैं, क्लियर है। एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन, वैसोप्रेसिन ये बीपी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्यादा बीपी होगा, कम होगा तो कम होगा। नेक्स्ट आता है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी बीपी को जो है मेंटेन करता है। ये डिपेंड करता है हमारे पास में वेस्कुलर टोन को, हार्ट रेट को, कीमोरिसेप्टर, बेरोरिसेप्टर, जो कि मैंने आपको जो है वो बता रखा है। फिर से बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कीमोरिसेप्टर, बेरोरिसेप्टर का होते हैं आर्च ऑफ अरोटा पे और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे। अगर मान के चलिए, सपोज कीजिए कि वहां पे प्रेशर कम है या CO2 ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा को बोलेगा और वहां पे कहेगा कि नहीं, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ाओ, तो ये सब बढ़ेगी तो बीपी इंक्रीज होगा। सेकंड चीज, अगर CO2 भी जो है वो कम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ठीक है या ब्लड वॉल्यूम ठीक है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन देखिए सब कुछ ठीक है, तो वो वहां पे कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। ये होगा न्यूरल कंट्रोल। उसके बाद आता है हेल्थ रिस्क ऑफ एबनॉर्मल बीपी। एबनॉर्मल बीपी के दो ही चीजें होती है, या तो बीपी कम होगा या बीपी ज्यादा होगा, ये दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हाई बीपी दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को जो है वो साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये भी एग्जाम में जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। साइलेंट किलर डिजीज जो है वो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो बीपी अगर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कितना दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बुक्स में है, लेकिन अगर 140/90, नॉर्मल था हमारे पास में 120/80, तो 140/90 mmHg से अगर ज्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपरटेंशन। और ये सारी चीजें जो है वो इंक्रीज करता है हार्ट डिजीज को, स्ट्रोक को, किडनी डैमेज को, एनोरिज्म को, बहुत सारी चीजें करेगा, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज होगी, आपको बताइए। स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक क्या होगा, जब हमारे पास में सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट होते हैं या जिसको हम कहें कि ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो सकती है ब्रेन को, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। किडनी डैमेज, ये ऑफ कोर्स, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। एनोरिज्म, एनोरिज्म क्या होता है दोस्तों, एक्सेसिव डायलेशन ऑफ द आर्टरीज या ब्लड वेसल्स का एक्सेसिव डायलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आपको पता है कोई पाइप जो है वो फटने की संभावना है या वो इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एनोरिज्म। कॉमनली कॉल्ड साइलेंट किलर डिजीज एज ऑफन नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं होते इसलिए इसको साइलेंट किलर है, वो मैंने आपको यहीं पे लिख दिया था, इसको आप इंपॉर्टेंट लीजिए, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट आता है हाइपोटेंशन, नाम से पता है, हाइपो मतलब कम, हाइपोटेंशन मतलब बीपी का जो है वो डिक्रीज होता है। कितना दोस्तों, 90 to 60 mmHg। ये सब मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, इन्फेंट और न्यूनेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर बीपी जो है वो 90/60 से कम हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो है वो भी जो है वो डेंजरस होता है, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, तो पेशेंट जो है डिजीनेस में जा सकता है, फेंटिंग में जा सकता है, शोक में जा सकता है, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शोक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। तो कॉजेज ऑफ डिजीनेस, फेंटिंग, शोक कंडीशन आ सकती है। देन उसके बाद कुछ प्रेशर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं, उसको हम ले लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम प्रेशर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बीपी कप को जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में पल्स प्रेशर। इतना डिटेल से नहीं जाऊंगा क्योंकि पल्स में भी ये सारी चीजें जो मैंने बता रखी थी। पल्स प्रेशर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में दो प्रेशर थे, कौन कौन सा, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, या सिंपल भाषा में कहें, सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दोगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों, पल्स प्रेशर आ जाएगा। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे सिस्टोलिक बीपी है 130 और डायस्टोलिक बीपी कितना है दोस्तों 90, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा, पल्स प्रेशर हो जाएगा 130 माइनस 90 दैट इज कॉल्ड 40 mmHg। ये हो गया पल्स प्रेशर। सिंपल भाषा की बात करें कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंशिएट होता है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एग्जाम में या तो आपको जो है पूछा जा सकता है कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है दोस्तों 30 to 40 mmHg। या आपसे पूछ सकते हैं कि पल्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पूछ लेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा पूछ लेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, या पूछ लेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या पूछ लेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास में पल्स प्रेशर। ये हो गया फॉर्मूला।
पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। क्लियर है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें, वाइड पल्स प्रेशर कब आएगा, पल्स प्रेशर ज्यादा कब आएगा? ऑफ कोर्स जब हाइपरटेंशन होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, तभी तो होगा। जब बीपी ज्यादा बढ़ेगा तो उस कंडीशन में होगा। नैरो पल्स प्रेशर कब आएगा? जब हमारे पास में बीपी कम हो जाएगा, ब्लड क्लॉट की कंडीशन में हो जाएगा, हाइपोटेंशन में हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट क्या होता है? वैसे इसका टॉपिक नहीं है। पल्स डेफिशिएट होता है जो हमारे पास में एपिकल पल्स और जो हमारे पास में जो है वो पेरिफेरल पल्स है, उन दोनों का डिफरेंशिएट आता है। ये यहाँ पे बीपी से कोई रिलेटेड नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो पल्स के अंदर बहुत बार बता दिया। एपिकल पल्स जैसे जनरेट होती है वो एक्चुअल पल्स होती है। मान लीजिए एपिकल पल्स ने 1 मिनट के अंदर 60 बार बीट किया, लेकिन यहां तक जो है हमें सिर्फ 55 बार ही फील हो रहा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंशिएट आता है, ये जो डेफिशिएट आया उसको हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। एपिकल पल्स और पेरिफेरल पल्स, ये सारी पेरिफेरल पल्स आते हैं, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, ये पेरिफेरल पल्स है। तो एपिकल पल्स और पेरिफेरल पल्स का जो डिफरेंशिएट होता है उसको हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। अब आ जाता है हमारे पास मीन आर्टरी प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलग अलग फॉर्मूला पूछे गए हैं, या आपको जो है वो ब्लड प्रेशर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पल्स प्रेशर जो है वो चेक कीजिए। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो पल्स प्रेशर का जो है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? मीन आर्टरी प्रेशर, सॉरी पल्स प्रेशर बोलो, मीन आर्टरी प्रेशर का जो है फॉर्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये जो है हमारे पास में आ गया कौन सा? दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अच्छा 1/3 आता है, यहाँ पे 1/3 आएगा, ठीक है, थर्ड यहाँ पे थोड़ा सा 1/3 सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मीन आर्टरी प्रेशर। या दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। आप किसी भी फॉर्मूले से आप चेक करके देख लीजिए, मीन आर्टरी प्रेशर जो है वो आपके पास में आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एग्जाम में दे दिया 120/80 mmHg, ठीक है, तो इसका जो है वो आप पल्स प्रेशर चेक कीजिए या फिर मीन आर्टरी प्रेशर जो है वो चेक कीजिए। तो जैसे यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है दोस्तों? 80 प्लस डायस्टोलिक 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है दोस्तों? 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो इसको अगर आप करके करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा, तो 12×24, ठीक है, 24/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसको टॉस करके करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों पल्स मीन आर्टरी प्रेशर। आप फॉर्मूले से जो है वो काउंट करोगे तब आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी चीजें। अब आती है हमारे पास में की पॉइंट इन द सेंस, अच्छा मेन आर्टरी प्रेशर का मैंने वहां पे भी जो है पल्स प्रेशर के अंदर बहुत डिटेल से समझा रखा, वहां पे भी आप देख सकते हो, नो डाउट। अब आता है हमारे पास में दोस्तों की पॉइंट, जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये की पॉइंट से आपको जो है वो हमारे पास में कमेंट करने पे जो है वो मजबूर कर देंगे। क्योंकि अब तक आपने देखा बीपी चेक करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, अगर कफ को हम उल्टा सुल्टा बांधे या छोटा बांधे बड़ा बांधे तो क्या क्या चीजें हो सकती है, उनके बारे में जो है वो बताया गया था। तो नॉर्मल आपको प्रोसेस पता है, प्रोसीजर में नहीं बताऊंगा कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे सीधा सिंपल हाथ रखा, ठीक है, हाथ लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइडेड में है, तो लेफ्ट साइडेड में है तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए लेफ्ट साइड में जो है वो कफ बांधते हैं। कफ बांधने के बाद जो है हमने जो है वो उसमें हवा भरते हैं, इन्फ्लेट करते हैं तो प्रेशर अराइज होता, वो प्रेशर जो है वो वहां पे हमारे पास में स्पेनोमोनोमीटर था, वहां पे धीरे धीरे जो है वो पारा जो है वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ऊपर बढ़ेगा, और वहां यहां पे हमने स्टेथोस्कोप लगा के रख दिया है, स्टेथोस्कोप लगा के रख दिया है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमें जो है वो यहाँ पे पल्स रेट है या बीट्स जो है वो सुनाई बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना हो गया कि इसको जो है वो ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसको ब्लॉक कर दिया, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो हमें जो है वो साउंड नहीं सुनाई देगी, तो जब साउंड नहीं सुनाई देगी वहां पे फिर हम धीरे धीरे जो है वो उस प्रेशर को रिलीज करते हैं। जैसे रिलीज करेंगे पारा नीचे जाएगा, फिर हमें एक जगह ऐसा लगेगा जहां पे हमें जो है वो हार्ट साउंड सुनाई देने लग जाएगी, तो उसको हम नोट कर लेंगे। वो हो गया हमारे पास में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि जहां पे प्रेशर अरेंज किया मतलब उतना प्रेशर है कि इस प्रेशर को जो है वो क्रॉस करके आगे हार्ट बीट सुनाई दे रही है, उसको हम बोल देंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर धीरे धीरे जैसे हम रिलीज करेंगे फिर एक टाइम आ जाएगा कि वो साउंड सुनाई बंद हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको पता है, इसलिए मैं इसमें डिटेल से नहीं जा रहा हूं। अब उसके बाद आता है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे कफ बांध दिया, तो कफ कहां बांधते हैं? छोटा बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर है, ऊपर बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बांध देंगे, ऐसे है कि लपेटते रहेंगे,
ठीक है, कहीं जो है वो मतलब साइज में छोटा ना हो जाए, ठीक है, लेंथ में छोटा ना हो जाए, वो सारी चीजें। अगर हमने यहाँ पे बीपी बांध दिया और हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रख दिया सर के ऊपर, ठीक है, तो बीपी की क्या रीडिंग आएगी। अगर हमने इस चीज को नीचे रख दिया तो क्या रीडिंग आएगी। तो अच्छे तरीके से जो है इसको समझो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अपने कान और नाक अच्छे तरीके से खोल के रखना, क्योंकि अभी कंफ्यूज रहोगे तो बाद में कभी भी जो है वो समझने को नहीं मिलेगा। चलें तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बीपी इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस एट द हार्ट लेवल। बीपी इंस्ट्रूमेंट को हमेशा हार्ट लेवल पे रखना चाहिए। ये यहाँ पे जो है वो हमने कप बांध दिया, जैसे इस टेबल पे मैंने रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, तो बीपी कप भी जो है वो हार्ट लेवल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, न तो ऊपर न नीचे। जो हमारा हार्ट लेवल है, अगर पर्सन बैठा हुआ है तो साइड में कोई टेबल है वहां पे रखना चाहिए, पर्सन अगर लेटा हुआ है तो उसी के बेड पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट नीचे लेटा हुआ और हमने बीपी कप को जो है वो ऊपर कार्डियक टेबल पे या टेबल पे रख दिया। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस एट हार्ट लेवल, क्लियर है। देन व्हेन अबव द हार्ट लेवल, अगर आपने बीपी इंस्ट्रूमेंट को हार्ट लेवल से ऊपर कर दिया तो क्या रीडिंग आएगी, लो बीपी आएगा। लो बीपी क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने ऊपर कर दिया तो ऑलरेडी वहां पे जो है वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो बीपी जो है वो लो आएगा, क्लियर। व्हेन बिलो द हार्ट लेवल, अगर बिलो द हार्ट अगर आपने ले लिया है, बीपी इंस्ट्रूमेंट को हार्ट लेवल से नीचे रख लिया है, तो बीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे नीचे ग्रेविटी फोर्स से जो है वो बीपी ज्यादा आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, बीपी कवर द 2/3 पार्ट ऑफ अपर आर्म। ये जो हमारे पास में अपर आर्म है, ठीक है, उसका 2/3 पार्ट जो है वो कवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी है और उसमें हमने छोटा सा बीपी कप लगा दिया, ठीक है, तो एटलीस्ट 2/3 पार्ट, 66% पार्ट जो है वो कवर हो जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 66% पार्ट जो है वो कवर हो जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, बीपी कप साइज इज मोर देन 20% देन द आर्म सर्कमफ्रेंसेस। आर्म सर्कमफ्रेंसेस कौन सी है, ये जो गोलाई है, ठीक है, ये जो हमारे आर्म है और ये जो मोटाई है उससे 20% कम से कम ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो मेरी आर्म सर्कमफ्रेंसेस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो कम से कम 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का जो है वो बीपी कप होना चाहिए। किसी की आर्म इतनी बड़ी है तो उससे भी 20% ज्यादा, किसी की आर्म इतनी सी है तो उससे, यानी कि जितनी आर्म सर्कमफ्रेंसेस है उससे कम से कम 20% ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो रीडिंग जो है वो गलत आएगी, ये रूल है। देन बीपी कप टाई और 2 इंच अबव द एंटी क्यूबिटल फोसा। 2 इंच बोलो या फिर जो है वो 5 सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, 1 इंच के अंदर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको बताइए, तो 5 इंच होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये है एंटी क्यूबिटल फोसा, दिख रहा है, ये है एंटी क्यूबिटल फोसा, जहां पे हमारी जो है वो कोहनी मुड़ रही है, इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होना चाहिए, या 2 इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीपी ले रहे हो इसी के ऊपर बांध दिया, ठीक है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होना चाहिए। हर एक लाइन को जो है वो समझो। देन उसके बाद आता है हमारे पास में, When BP cuff is too loose, then false high reading। अब देखो, अगर आपने BP कफ लूज बांध दिया है तो क्या होगा, फॉल्स रीडिंग आएगी और हाई रीडिंग आएगी। क्या होगा, कैसे आएगी वो मैं बताऊं। अगर आपने बीपी कप लूज बांध दिया तो ज्यादा हवा भरने की जरूरत है, ज्यादा हवा भरेंगे तो ज्यादा प्रेशर जो है वो स्पिगोनोमीटर दिखाएगा। तो अगर बीपी कप आपने लूज बांध दिया तो वहां पे ज्यादा हवा भरनी पड़ेगी, इसकी वजह से फॉल्स हाई रीडिंग आएगी, क्लियर। इफ बीपी कप इज टू टाइट, तो क्या होगा, अगर आपने बहुत टाइट मान लिया तो जो प्रेशर हम मेंटेन करें वो प्रेशर आपने पहले ही लगा दिया है, ठीक है, तो आपका प्रेशर भी उसमें इंक्लूड हो गया, तो बीपी रीडिंग जो है वो लो आएगी, क्योंकि उसको जो प्रेशर लगाना चाहिए था वो तो आपने लगा दिया, उसका काम तो आपने कर दिया, तो रीडिंग जो है वो लो आएगी। व्हेन बीपी कफ इज टू टाइट, तो क्या होगा, लो रीडिंग आएगी, फॉल्स रीडिंग आएगी, क्लियर है। अब उसके बाद इफ बीपी कफ इज टू लार्ज, इसमें क्या होगा कि अगर मान के चलिए बीपी कप लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो आप यहाँ पे घुमाते जा रहे हो, छोटे बच्चा है उसकी आर्म सर्कमफ्रेंस इतनी सी है और आपने घुमाते जा रहे हो, तो सारा प्रेशर तो आपने लगा दिया, तो क्या होगा, फॉल्स लो रीडिंग आएगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा बार घुमा दिया, पट्टा बांध दिया आपने, तो ज्यादा प्रेशर तो आपने लगा दिया, स्पिगोनोमीटर को तो लगाने का मौका ही नहीं मिला, तो वहां पे जो है वो फॉल्स लो रीडिंग आएगी। इफ बीपी कफ टू स्मॉल, अगर बीपी कप स्मॉल है तो कवर नहीं कर पाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, क्यों आ रही है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थाई बीपी इज मोर देन 20 to 30 mm Hg देन द आर्म, क्योंकि इंक्रीज रेजिस्टेंस, थाई बीपी जो है वो ज्यादा आता है,
ठीक है। अगर मान के चलिए किसी के दोनों हाथ नहीं है और हमें थाई से जो हो बीपी लेना है, काफी बार ऐसी होती है दोनों साइड फिस्टुला लगा हुआ होता है, या एक तरफ फिस्टुला जो है वो खत्म हो गया, दूसरी साइड फिस्टुला है डायलिसिस कंडीशन में, तो हमें थाई से जो है वो बीपी लेना पड़ता है। तो थाई वाला बीपी जो है वो लगभग सिग्निफिकेंट देता है, उसमें 20-30% का जो है वेरिएशन आता है, क्योंकि वहां पे जो है वो इंक्रीज रेजिस्टेंस आता है आर्म के कंपेरिजन में, इसकी वजह से। क्लियर है? वेरी गुड। देन बीपी रीडिंग चेक एट आई लेवल, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हम पारे की जो रीडिंग देख रहे हैं वो हमेशा आई लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा, नीचे से देखोगे तो रॉन्ग रीडिंग हो सकती है, तो आई लेवल पे बीपी चेक करना चाहिए। देन नॉर्मल बीपी साउंड इज कर्टकॉफ साउंड, कर्टकॉफ साउंड, ये भी काफी बार जो है वो पूछा गया है कि नॉर्मल बीपी साउंड जो है वो क्या होती है, कर्टकॉफ साउंड जो है वो होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये इस तरीके से आपको सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने दे दिया था। अब बताइए, आपने अब तक आप बीपी का कोई सा भी यूज कर सकते हो, क्या रीडिंग हो सकती है, कैसा हो सकता है। तो जो टॉपिक हमें बहुत इजी लग रहा था उसमें से हमने कितनी सारी चीजें जो है वो गेन की थी। तो बोला था ना कि आपको कमेंट करने पे जो है मजबूर कर दूंगा, कौन सी रीडिंग में कौन सी चीज होती है, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लूज होगा तो क्या होगा, टाइट होगा तो क्या होगा, अबव होगा तो क्या होगा, लोअर होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जो है वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो आप जुड़ते रहिए। रोज सुबह 7 बजे टीएनसी बुलेट सीरीज आपके पास में आएगी और हर एक दिन आएगी, 365 दिन चलेगी। आप अपने व्यू जो है वो जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।